So we are discussing about the cell. हमें पता है कि cell is the basic functional and structural unit of the body. लिविंग बॉडी में बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल ही होती है। अब जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो सेल के अंदर होते हैं। ओके, कैन यू टेल मी द पार्ट्स ऑफ सेल? द पार्ट्स ऑफ सेल। आर्यन, रोल नंबर 4। दो है ना आर्यन? आर्यन रोल नंबर 4। हाँ तो बच्चे बताएंगे आप मुझे मेन मेन पार्ट्स बताने हैं। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स, वो कौन कौन से हैं? सेल की बाहर की जो कवरिंग है उसका क्या नाम है? सेल के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप दूसरों को सुन लेना और ध्यान देना। चलिए अब जतिन से पूछें। जतिन आप बताइए, आर यू देयर? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलिए देव कुमार, देव कुमार बेटा अनम्यूट करिए। अंकुर बेटा, हमें आंसर नहीं आता हो ना, तब भी हम अनम्यूट करके बताएं सर आई डोंट नो, सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड एंड आस्क अदर्स। जी अंकुर, द थ्री मेन। गुड। सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके अंदर जो लिक्विड होता है? हाँ, और उसके बाद बेटा, मेम्ब्रेन के बाद, मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है लिक्विड सा, इस लिक्विड का क्या नाम है? हाँ, ये साइटोप्लाज्म है। गुड बेटा, नहीं पता तब भी रिस्पॉन्स दें। इट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद एक ये जो पार्ट है, ये क्या है? अच्छा, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम बेटा आपका? हाँ, न्यूक्लियस। आपका नाम क्या है? रजनीश। हाँ, रजनीश ने बताया ये न्यूक्लियस है। तो बेटा म्यूट करना। रजनीश आप म्यूट कर ले अब। ठीक है रजनीश, म्यूट कर लें। इको आ रही है आपकी तरफ से। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। तो बेटा हमने बारी बारी से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो ये था। न्यूक्लियस में एक तो मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर लिक्विड होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर उसके अंदर एक सॉलिड सी बॉडी होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस के अंदर ही आरएनए, डीएनए ये सब बनते हैं। क्रोमोसोम्स ये भी न्यूक्लियस में बनेंगे, न्यूक्लियोलस के अंदर। और फिर बनने के बाद यहाँ इस लिक्विड में फ्लोट होते रहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है ना सारे फंक्शन, तो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? ये न्यूक्लियस। तो बच्चे ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी तक जो क्लासेस हुई उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। आज हम न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन से पार्ट्स सेल के अंदर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा न्यूक्लियस के आसपास एक और छोटा सा पार्ट होता है, हालांकि लार्जर है वैसे न्यूक्लियस से वो। तो इसको क्या कहते हैं? ये मेम्ब्रेन सी होती है बेटा, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में कहते हैं ई आर। ई मीन्स एंडोप्लाज्मिक, आर मीन्स रेटिकुलम। इट सराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ये जो ई आर है ना, ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। ठीक है, तो उसका भी अपना अपना फंक्शन है। जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उसने प्रोटीन बनाने हैं, और जो स्मूथ है उसमें प्रोटीन नहीं बनते, उसमें फैट्स बनते हैं, और थोड़े और फंक्शन हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, उसके बाद ये जो प्लांट सेल है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, वैक्यूल। एनिमल सेल में ये वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल होता है खाली जगह, खाली स्पेस, खाली जगह। देखिए प्लांट्स को तो धूप में रहना है ना, तो मैक्सिमम टाइम कई बार सेल के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो पानी कहाँ से मिलेगा? इस वैक्यूल से, इस खाली स्पेस से। ओके, हालांकि ये खाली नहीं होता, इसके अंदर पानी होगा, मिनरल्स होंगे, सैप, सैप कहते हैं कच्चा मटेरियल। तो सेल के लिए जो भी कच्चा मटेरियल है या सैप है, वो कहाँ होगा? इस वैक्यूल के अंदर। इतनी विजिबिलिटी तो होगी बेटा कि आप ये देख पा रहे होंगे, जो कर्सर है उसको देख के आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल है। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं इसके अंदर। ओके, डबल डबल मेम्ब्रेन है ये, और उसके अंदर फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड फिल्ड जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनको मिला के बन जाता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। इस गोल्गी अपरेटस ने ये जो बाहर की ये जो कवरिंग है ना, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसको बनाना है। ठीक है, और भी पैकेजिंग का काम, फूड मटेरियल जो बनेगा उसकी पैकेजिंग करनी है, या जो यहाँ इस सेल के अंदर जो कुछ भी बना उसको दूसरी सेल में भेजना है, डिस्पैच करना है, वो भी यहीं पे होगा। मीन्स ये एक ऐसी छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें चीज़ें बनने के बाद पैक होती हैं, और पैक होने के बाद ट्रांसफ़र होती हैं दूसरी सेल में। ओके, तो पैकेजिंग एंड ट्रांसफरिंग, ये सब इसमें होना। डिटेल में हम बाद में अभी लेने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा ये रॉड शेप में होता है, रॉड मीन्स सिलेंड्रिकल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी ना मिले, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी ना मिले, तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर सेल को एनर्जी ना मिले तो काम नहीं कर पाएंगे। तो सेल का जो वर्क है वो तभी होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी इज जनरेटेड, एनर्जी यहीं पे बनेगी। ओके, आपको पता है ना रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होगा? इस हिस्से में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ आती है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जब आ जाएगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो पहले से होंगे इसके अंदर, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनसे जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बने हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले से हैं, और ऑक्सीजन जब इसमें आ जाएगी तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से फिर एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट कहते हैं बेटा। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफ़ी। उसके बाद इन पिक्चर्स को ध्यान में रखना बस, क्योंकि बेटा इतनी बड़ी पिक्चर मैं जब समझाने लगूंगा ना, तो इतनी बड़ी पिक्चर नहीं दिखा दिखा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी आप इस पिक्चर को देख लें कि कहाँ पे क्या है। इसके बाद ये है, ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉइन से रखे हैं, एक के ऊपर एक कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन है। तो ये जो ग्रैना होते हैं, ओके, ये कॉइन क्या है? ग्रैना। और इनसे ये जो ढेर सा बन गया ना, स्टैक या ढेर बन बन जाएगा, इसको स्टोमा कहेंगे। बेटा ये स्टोमा, ये ग्रैना, ये किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये जो कॉइन से हैं इन्हीं में, जिसको क्या कह रहा हूं मैं? ग्रैना। ये ग्रैना के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और इसकी हेल्प से ही फूड बनने वाला है। गॉट इट? प्लांट में फूड बनता है क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, तो प्लांट के अंदर अगर फूड बनेगा तो फूड क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, और उसमें हेल्प कौन करेगा? क्लोरोफिल। ओके, अच्छा उसके बाद कुछ और भी पार्ट्स हैं, रिबोसोम्स। ये छोटे छोटे डॉट्स बेटा पूरे इसमें दिखेंगे आपको लाइसोसोम के अंदर। तो इस लिक्विड के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये रिबोसोम्स हैं। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। देखो सेल के अंदर ही सारे काम होने हैं, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं, है ना?
तो प्लांट्स में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं, कहाँ बनेंगे? रिबोसोम्स में। पर ऐसा नहीं कि प्रोटीन सिर्फ यहीं पे बनते हैं, ये प्रोटीन यहाँ भी बनते हैं, मैंने आपको बताया था ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ भी प्रोटीन बनते हैं, पर अदर पार्ट्स में भी बनते हैं, मीन्स रिबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, यहाँ पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडी में, और इसका क्या फंक्शन है ये पूरे डिटेल में अभी लेने वाले हैं। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम। चलिए इसको स्टेबल होने दें, आई थिंक it will be much better now. Okay, so today we are going to study about all the cell organelles, जो अभी मैंने आपके सामने नाम गिनाए ना, वो सारे नाम हम बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले प्लास्टिड। प्लास्टिड बेटा तीन टाइप के होते हैं, और ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। अरे क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में ही होगा ना, क्लोरोफिल हमारी बॉडी में तो होता है। तो वही क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं यहाँ। तो क्लोरोफिल वाले जो प्लास्टिड हैं वो सिर्फ प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में नहीं होंगे। ओके, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी, दोनों में एनर्जी बनती है। चलिए अगली स्लाइड पे आए। ओके, वैक्यूल। वैक्यूल मैंने बताया था आपको, आप इसे बता सकता है कोई, वैक्यूल प्लांट सेल में होते हैं नहीं होते? जी, और लार्ज साइज में होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज साइज में वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में ये वैक्यूल या तो एब्सेंट होते हैं, और होंगे तो छोटे से होंगे, टेम्परेरी होंगे, थोड़े समय के लिए बनेंगे। एनिमल सेल में जरूरत ही नहीं पड़ती इनकी, प्लांट सेल में जरूरत रहती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कहाँ पे होते हैं और कितने बड़े होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज होते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे, ये मेम्ब्रेन के आसपास होती है, सेल मेम्ब्रेन के आसपास गोल्गी बॉडीज होती हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा सुसाइड बैग हैं सेल के, इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। पर ये जो होते हैं ना, इनके अंदर एक लिक्विड सा रहता है, और जब ये लाइसोसोम ब्रस्ट करेगा ना, फटेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी सेल को ही डिसॉल्व करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग। ये अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। मान लो कई बार बॉडी की जो सेल है खराब हो गई, कई बार कहते हैं ना सेल कैंसर, तो सेल कैंसर का मतलब क्या है, वो सेल खराब हो चुकी है, उसके कारण दूसरी सेल भी खराब होनी है, तो इसलिए उस सेल को डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर है। अगर कहीं किसी सेल में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, हार्मफुल हो जाती है वो सेल, तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक पैकेट की तरह होता है, और पैकेट फटेगा तो अंदर से केमिकल निकलेंगे जो इसको पूरा डिसॉल्व कर देंगे। अब डिटेल में ले रहे हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं। तीन टाइप के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट का कलर क्या है? कोई कलर नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का कलर होता है, ओके, और ये कलर वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। ठीक है, किसी प्लांट में मान लो फ्रूट येलो कलर के हैं, जैसे मैंगो, तो वहां क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर दे रहा है? येलो। अब किसी में ऐसा हो सकता है कि ग्रीन है, ठीक है, या जैसे जामुन है, वॉयलेट है। तो अलग अलग कलर्स, अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग प्लांट्स में, उनके फ्लावर्स के कलर या फ्रूट्स के कलर किस कारण आते हैं, वो डिसाइड कौन करेगा? या फ्लावर्स को या फ्रूट्स को कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ये तो ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। बेटा म्यूट रखें, किसी ने अनम्यूट किया अभी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, तो क्लोरोप्लास्ट
ये क्या करेगा, ये ग्रीन कलर देगा लीव्स को, मींस प्लांट्स, सभी प्लांट्स में होता है ना वो, तो ग्रीन कलर तो सभी प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन कलर किस कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। हाँ जी। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में समझ रहे हैं। देखो लुकोप्लास्ट को तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुकोप्लास्ट में फूड बनना है या फूड स्टोर होना है, हम ये कह सकते हैं फूड स्टोर होना है, बनता नहीं है बेटा। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर होता है। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट फ्रूट्स को कलर देगा, ठीक है। वो दोनों तो हट गए, मेन जो है अब रह गया क्लोरोप्लास्ट। तीन थे ना, तीन में से दो के बारे में तो डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है, कि ल्यूकोप्लास्ट ने जो भी सेल के अंदर फूड बना उसको स्टोर करना है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट ने फूड को कलर देना है, जो फ्रूट होगा फ्लावर होगा उसको कलर देना है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों को लीव्स को कलर देता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। बेटा ये ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ डबल मेम्ब्रेन है, एक अंदर से लाइन बनी है, एक बाहर से। तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, दो मेम्ब्रेन होती हैं। और उन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर ये स्टैक्स बने होते हैं, जैसे ग्रेना और स्टोमा होते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली कंटेनिंग स्टोमा हैविंग स्टैक ऑफ ग्रेना। ग्रेना का ढेर होता है जिससे स्टोमा बनता है। अच्छा, ग्रेना में क्या होता है, ये ये जो कॉइन से हैं इसको ग्रेना कहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, गुड, वेरी गुड, एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पे चलें। जी, ये देखिए फंक्शन। हाँ, फंक्शन के बारे में हम समझना चाहेंगे कि प्लास्टिड के फंक्शन क्या है। बेटा इसके जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है ना, क्लोरोप्लास्ट की बात की थी मैंने अभी। तो उसने क्या करना है, फूड बनाने में हेल्प करनी है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेकिंग फूड, ये देखो, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये एक फंक्शन हो गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, स्टोर फूड एंड फैट्स। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, कलर, गिव कलर या इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स। So beta, now there is another organelle which is called mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ रहे हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला था, क्योंकि इसके अंदर ही एनर्जी बननी है। ओके, पर वो तो इसका फंक्शन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि इसने एनर्जी बनानी है, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। रॉड शेप, कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड शेप। और इसके बाहर देखो, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर भी मेम्ब्रेन है और अंदर भी है। बाहर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से है, ये देख रहे हैं, द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पोरस होती है। अब पोरस क्यों होती है, भाई न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अंदर आएंगे, तभी ये प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, जिससे एनर्जी बननी है। वो एनर्जी तभी बनेगी ना जब पोर्स में से कार्बोहाइड्रेट्स अंदर आएंगे। तो इसलिए बाहर की कवरिंग कैसी है, पोरस। अच्छा, अंदर की कवरिंग देखिए, ये विली लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, आपको ध्यान होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। उससे क्या हेल्प मिलती है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसकी हेल्प से जो एनर्जी की प्रोडक्शन है ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगी और ये एनर्जी आसानी से प्रोड्यूस कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन organelle in which outer membrane is porous, which allow the transfer of carbohydrates and nutrients, and inner membrane help in increasing the process of respiration।
तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है जिसको सेल रेस्पिरेशन कहते हैं, वो ज़्यादा फास्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी। ओके, तो पावर हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देखिए, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जैसे यहाँ फोल्ड दिखा रहा हूँ ना मैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ फोल्डेड, फॉर्म सिस्टेन, ये स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टेन है। एंड स्मॉल ऑक्सीसोम्स बॉडी होती हैं जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ें कि ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है। चलिए नेक्स्ट पे आए। हाँ, तो बेटा इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड होता है, क्योंकि मैंने मेम्ब्रेन तो बता दिया, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की मेम्ब्रेन है। अब और अंदर, सबसे अंदर क्या है? फ्लूइड। सो कैविटी, कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स या फ्लूइड भी कहते हैं उसको। अब इसके अंदर क्या होगा? डीएनए, रिबोसोम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी मैंने डिस्कस किया। देखिए, कई बार आपसे पूछते हैं कि सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली में कोई एक एग्जांपल दो जो अपना डीएनए खुद बना सकता है। तो कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए खुद बनता है। ये देखिए, डीएनए, रिबोसोम वो इसके अंदर ही बनेंगे। इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड के अंदर क्या बनेंगे? आरएनए, डीएनए या रिबोसोम्स। ठीक है, प्रोटीन। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। फंक्शन, इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ए मीन्स एडिनोसाइन, नाम है बेटा। ओके, इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? एडिनोसाइन। टी मीन्स ट्राई, टी मीन्स फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ये एक तरह से करेंसी ऑफ एनर्जी है। देखो, अब पावर हाउस में तो बहुत सारी एनर्जी बनी ना, अब वो सारी की सारी एनर्जी ऐसे ब्लास्ट की फॉर्म में तो निकल नहीं सकती। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो किसी के पास बहुत सा पैसा है। अब कितना पैसा है, कितना रुपया है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसको मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो वो करेंसी ही है, जो रुपया, जो हम कहते हैं ना कि 1 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए, वो क्या है? करेंसी है। तो 1 रुपया, ठीक है, एक करेंसी है। अगर 100 हो जाएंगे तो 100 रुपयों को मिला के वो एक बड़ी करेंसी बन गई। तो ऐसे, तो यहाँ पे ये भी, ये जो एटीपी है ना, ये करेंसी है जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है 10 एटीपी हों, 100 एटीपी हों, जितने एटीपी यहाँ पे बनेंगे हर समय बनते रहेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा ना, कुछ एटीपी यहाँ से निकलते रहेंगे। 18 एटीपी होते हैं, 16 एटीपी बनते हैं। तो मतलब इस तरह से करेंसी की फॉर्म में यहाँ एनर्जी बनती रहती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, ये तो आपको पहले से पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इसको ही कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट विजिबल? कोशिश करते हैं कि आज वैक्यूल या इसके बाद एक और ऑर्गेनली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए वैक्यूल पे आ जाते हैं। वैक्यूल जैसे कि बताया था कि प्लांट सेल में होता है। ओके, अब इसका काम क्या है वो स्टडी करने से पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में कैसा है, किस किस चीज़ से बना है, वो समझना है। तो इसमें फ्लूइड होता है, वैक्यूल के अंदर फ्लूइड होता है और बाहर से कवरिंग होगी। जनरली हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि फ्लूइड होगा अंदर और बाहर से कवरिंग होगी। अब फ्लूइड को पैक करने के लिए कोई कवर तो होगा ना, तो वही यहाँ लिखा है, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस आर नोन एज वैक्यूल है। तो अब इस फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा था पानी हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, कच्चा मटेरियल जिसको सेल सैप कहते हैं, सेल सैप। ठीक है, तो प्लांट सेल की जो सैप हैं या वेस्ट है या फिर रिक्वायर्ड मटेरियल जो बाद में यूज़ होना है, वो सब वैक्यूल के अंदर रहता है। थोड़े समय के लिए वेस्ट भी इसमें स्टोर हो जाते हैं
और फिर वो इवेपरेट होकर उसमें से प्लांट के अंदर जो पानी है ना, वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। या सॉल्ट, या फिर गम। गम आपको पता है ना, प्लांट से मिलती है। तो कुछ गम, रेजिन वगैरह, वो सारे वेस्ट मटेरियल थोड़े समय के लिए इसमें स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर कुछ बनता है या कुछ उसको रिक्वायर्ड है, कोई चीज़ ज़रूरत है किस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं तो रहनी चाहिए ना वो चीज़। जैसे आपके घर में मान लो 3 कमरे हैं और चौथा छोटा सा स्टोर है, तो स्टोर में आप कोई नई चीज़ लेके आए और उसको अभी यूज़ करने के लिए जगह नहीं है, तो स्टोर में रख देंगे। कोई चीज़ टूट गई या वेस्ट है, इसको कबाड़ी वाले को देना है, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, स्टोर में रख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे वैक्यूल का काम है। तो चलिए, ये आउटर कवरिंग है और इसके अंदर फ्लूइड है, ये वैक्यूल है। इन एनिमल सेल आइदर दे आर absent। एनिमल सेल में या तो वो absent होंगे, ये वैक्यूल होते नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में इतनी रिक्वायरमेंट रहती नहीं है कि वो स्टोर करे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के अनुसार, मान लो आपको प्यास लगी तो पानी पी लोगे, हैं, और भूख लगी तो खाना खा लोगे, तो वहाँ वैक्यूल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनिमल सेल में आइदर absent होंगे, और इफ़ दे आर प्रेजेंट देन स्मॉल साइज एंड टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी मीन्स थोड़े समय के लिए बनेंगे और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। यही लिखा है यहाँ। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज, वहाँ तो लार्ज ही होते हैं, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना है, स्टोर ज़्यादा करना है, और परमानेंट भी होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। याद रखना, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? वैक्यूल के बाहर वाली मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो अंदर फ्लूइड है, इसको सेल सैप कहते हैं। फ्लूइड को कहते हैं सेल सैप। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ऑलमोस्ट बेटा यही लास्ट टॉपिक रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। हम्म, तो वैक्यूल क्या करेगा? टर्जिडिटी देगा। बेटा यहाँ टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेलन पार्ट। तो सेल के अंदर जो फूला हुआ पार्ट है ना, अब प्लांट सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा फूला हुआ पार्ट है वो यही दिखेगा आपको। सबसे बड़ा पार्ट या स्वेलन पार्ट कौन सा है? टर्जिड पार्ट भी कह सकते हैं। दिस इज वैक्यूल। ओके, तो टर्जिडिटी देगा। अच्छा, फ्लूइड भी इसके अंदर होगा, तो टर्जिडिटी का दूसरा मतलब ये भी है कि उसके अंदर फ्लूइड है। ओके, तो कहने का मतलब इसके अंदर फ्लूइड होगा जिससे स्वेलिंग आएगी और सेल फूली हुई या बड़े साइज में दिखेगी, और वो बड़ा साइज होने के कारण ही उसके अंदर जो वेस्ट है या जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो स्टोर रहेगा। चलिए, टर्जिडिटी का मीनिंग क्लियर हो गया ना? सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल के अंदर फ्लूइड होगा, और स्वेलन पार्ट उसी से बनेगा, इसीलिए वैक्यूल टर्जिडिटी देता है। अच्छा, रिजिडिटी भी देगा। देखिए, फ्लूइड है तो बाहर से तो रिजिड होना चाहिए ना, नहीं तो फ्लूइड बह नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बाहर की कवरिंग है, ये कैसी होनी चाहिए? रिजिड। ओके, तो रिजिडिटी भी, हल्की सी रिजिडिटी होती है ना प्लांट सेल में, हार्ड होती है ना प्लांट सेल। सेल तो वैसे मतलब उसकी तो कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, पर अगर किसी सेल की फिक्स शेप है, तो फिक्स शेप किस कारण आएगी? इसके कारण। जिन सेल की फिक्स शेप आती है वो इस रिजिड स्ट्रक्चर के कारण आती है। अच्छा, वैक्यूल ने करना क्या है? सब्सटेंस स्टोर करने हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंस है चाहे वेस्ट सब्सटेंस है, उनको स्टोर किसने करना है? वैक्यूल ने। हाँ बच्चे, ये थोड़ा सा वही प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, और क्लियर पिक्चर है, आप इसको देख लें, समझ लें। ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, और मतलब थोड़ा सा मेरे को अच्छी पिक्चर लगी, इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया था। आप इसको समझ लें। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स लिखे हैं जिनको हमने अभी स्टडी नहीं किया, आप उसको छोड़ देना। जो आपके मतलब का है वही देखना। माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, क्योंकि बेटा हमने अभी
सेल के बारे में जो डिस्कस किया वो 70% है सेल का। जब आप +2 में जाते हैं या +1 में जाते हैं तो इससे भी और डिटेल में इसकी स्टडी होती है। पर मैंने जो पार्ट्स डिस्कस किए हैं वही हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, आप देख लेना। जी बेटा। सर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही फंक्शन है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसने, बस। ओके। ओके हाँ जी बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये न्यूक्लियस के आसपास होता है। इसके बारे में मुझे लगता है आज डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दूसरी क्लास में मैंने ये करवा दिया है। आप थोड़ा सा समझ लो इसको और नेक्स्ट टाइम रिवीजन लेते हुए इससे आगे पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ए मेम्ब्रेन नेटवर्क एनक्लोजिंग फ्लूइड कैविटी। आप थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना कि ये इस तरह से बहुत सारे, जैसे मान लो कोई बुक बनती है तो बुक के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं ना, तो ऐसे ही वो पेजेस को मिला के एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ भी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को मिलाकर, ठीक है, एक एक करके बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को मिलाया और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बना यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ये सारा, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या है? इट इज मेम्ब्रेनस नेटवर्क, मेम्ब्रेन वाला नेटवर्क है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स है इसके अंदर, बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्क बोल सकते हैं, मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। और एनक्लोजिंग, इसके अंदर क्या भरा होगा? इन मेम्ब्रेन्स के अंदर भरा है फ्लूइड, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मूथ एंड रफ। जो बेटा स्मूथ है ना, उसमें डॉट्स नहीं होते हैं, डॉट्स का मतलब रिबोसोम्स, ओके। और जो रफ है उसमें डॉट्स से बने होंगे, छोटे छोटे डॉट्स बने होंगे यहाँ, ओके। तो ये रफ बन जाएगा, पता है हमें। रफनेस का मतलब है बीच में डॉट्स होने के कारण हमें ऐसा टच करने पे लगता है कि रफ है वो। तो रफनेस किस कारण है यहाँ? ये है रिबोसोम्स के अंदर। और रिबोसोम के अंदर क्या बनेगा? प्रोटीन। तो कहने का मतलब, ये जो रफ वाला है ना पार्ट, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। पर ये जो स्मूथ वाला पार्ट है, इसमें प्रोटीन तो बनने नहीं, तो क्या बनेगा इसके अंदर? फैट्स। तो सेल के अंदर फैट्स कहाँ बनेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और प्रोटीन कहाँ बनेंगे? क्लियर हो गया? प्रोटीन बनेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये RER कह सकते हैं शॉर्ट में, और SCR ये भी इसी के शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इट हैज रिबोसोम्स अटैच्ड एंड नो रिबोसोम अटैच्ड किसमें? स्मूथ में। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज फैट्स। बताया मैंने आपको, फैट्स यहां बनने हैं SCR में, ओके। और RER में ये वाली लाइन को देखिए आप, RER साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ प्रोटीन बनना है, यहाँ फैट्स बनने हैं। और इन दोनों में ही बेटा स्केलेटन बनना है। जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर या शेप कौन देता है? बोन स्ट्रक्चर, बोन्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, तो बोन्स वाला जो स्केलेटन है उससे हमारी बॉडी को शेप मिलती है। तो सेल को शेप किस कारण मिलेगी? इसके कारण। किसके कारण? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। बस ये कंप्लीट हो गया है। एक चीज और है बेटा, देखो, SCR जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसमें क्या बनता है? फैट्स। एक काम और है इसका, ठीक है, SCR का एक फंक्शन और है, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक आप समझते होंगे, पॉइजनस सब्सटेंसेस। अगर सेल में किसी कारण से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करना है, उस हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म करना है। कौन करेगा? SER, ओके। सो इट हेल्प इन, SCR हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। गॉट इट? और बाकी एक फंक्शन और है, ये जो पूरे का पूरा मेम्ब्रेन है ना, ये हेल्प करेगा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बनाने में। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। बेटा यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद जो गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी बॉडी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमें इस लेक्चर के दौरान
स्टडी करते हुए जो जो दिक्कत आई उसके बारे में डिस्कस करते हुए लीव कर सकते हैं मीटिंग से।